एपिसोड की शुरुआत में नरेटर बताता है कि कैसे बीजिंग में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर ये ठंड फिर भी वहाँ के लोगों को घर में बंद करके नहीं रख पाई और वहाँ के सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा मेल लीड शाओ अपनी साइकिल पर मज़े से किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहा था और एक बिल्डिंग के पास पहुंचकर वो अपनी साइकिल को चुपकर उस बिल्डिंग में चुपके से चढ़कर पहुंच जाता है। बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले वो अपने आसपास चेक कर लेता है कि क्या उसे कोई देख तो नहीं रहा और फिर खिड़की से अंदर कूद जाता है। खिड़की से अंदर कूदने के बाद पता चलता है कि वो कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक लाइब्रेरी है। शाओ वहाँ पर उतरने के बाद किसी और के जूतों के निशान देखता है। वो उन निशानों को फॉलो करता है और एक जगह पहुँच जाता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई बहुत टाइम से बैठकर पढ़ रहा हो। वो उस बुक को खोल कर देखता है तो उसमें एक एम का मार्क हो रखा होता है। वो उसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी धीरे से चुपते छुपाते हमारी फीमेल लीड टोंग भी वहाँ पर वैसे ही चढ़कर आ जाती है जैसे कि शाओ आया था। टोंग जितनी देर में अंदर पहुँचती है उतनी देर में शाओ उस बुक को लेकर अपनी सीटिंग एरिया पर पहुँच जाता है। टोंग जैसी अपनी सीट पर पहुँचती है और देखती है कि उसकी बुक तो वहाँ पर नहीं है तो थोड़ा सा शॉक हो जाती है। सीन फिर शिफ्ट होता है लाइब्रेरी से और हम देखते हैं कि बीजिंग सिटी में जहाँ पर गो कैजुअली साइकिल चलाते चलाते कहीं पर जा रहा था तभी उसकी नज़र एक सुंदर लड़की होंग से मिलती है। गो को तो यहाँ पर वो पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है और वो उसे वहीं खड़े खड़े घूरने लग जाते हैं। सीना वापस से लाइब्रेरी में आता है जहाँ पर शाओ आराम से बैठकर डम्पलिंग्स खा रहा था और टोंग पढ़ रही थी। टोंग की आवाज़ सुनकर एकदम से शाओ चौकन्ना हो जाता है। इतने में ही पास की चीज़ें उसका हाथ लगकर गिर जाती हैं जो आवाज़ टोंग भी सुन लेती है। सीन फिर शिफ्ट होता है मेन सिटी में जहाँ पर होंगलिंग एक बस में चढ़ जाती है और गो उस बस का अपनी साइकिल से पीछा करता है। गो को पीछा करता हुआ देखकर बाकी बस के लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं कि कैसे आजकल जवान लड़के लड़कियों का पीछा करते हैं। वहीं लाइब्रेरी में टोंग को जब पता चलता है कि वहाँ पर कोई है तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। सेम टू सेम शाओ भी वहाँ से बचते बचते निकलने की कोशिश करता है, पर तभी कॉरिडोर में म्यूजियम के वर्कर्स की बात करने की आवाज़ आती है। वहाँ पर एक आदमी दूसरे को बता रहा होता है कि कैसे ये लाइब्रेरी 3 साल से बंद है, पर दोपहर में ऐसी आवाज़ें आती हैं कि कोई इसमें मौजूद है और चल रहा है। वो बोलता है कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई भूत हो, पर वो दूसरा पर्सन बोलता है कि मैं इन सब में नहीं मानता। वो लोग अब लाइब्रेरी का गेट खोलकर चेक करने लग जाते हैं। फुटस्टेप को फॉलो करते करते वो लोग टोंग को पकड़ने वाले थे कि तभी उनका ध्यान शाओ भटकाने लग जाता है और उन्हें अपनी साइड बुलाता है, जिससे टोंग को टाइम मिल जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वहीं बस का पीछा करते करते गो गिर जाता है और लिंग और बाकी सभी बस के पैसेंजर्स उसके क्रेजीनेस पर हंसने लग जाते हैं। इधर लाइब्रेरी में शाओ को उन लोगों ने पकड़ लिया था। वो उन्हें बातों में उलझाकर और गुमराह कर रहा था ताकि उतनी देर में टोंग वहाँ से निकल जाए, और वो वहाँ से निकल भी जाती हैं। फिर शाओ उन वर्कर्स को अपनी बातों में उलझाकर समझाता है कि कैसे अगर ये बात बाहर निकल गई कि उनके वहाँ पर निगरानी करते समय कोई लाइब्रेरी के अंदर घुसकर बुक्स पढ़ रहा था तो इससे इशू हो जाएगा। वो उन लोगों को ऐसी धमकी देता है और बोलता है कि अगर उसे उन लोगों ने जाने दिया तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, और अपनी जॉब का सोचकर वो लोग उसे फिर वहाँ से जाने देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं चेन होंग को, जो कि अपने भाई शाओ के स्केट्स लेने मार्केट में एक शॉप पर जाते हैं, जहाँ वो अंकल उसे बातों ही बातों में शाओ के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि वो बुक्स रीड करने के लिए गया है। और फिर वो अंकल बताते हैं कि कैसे उन्होंने उसके स्केट्स को अच्छे से स्मूथ कर दिया है ताकि वो अच्छे से स्केटिंग कर पाया इस पर। अंकल का इतना प्यार देखकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब आइस स्केटिंग ग्राउंड पर ऑफिशियल्स भी होते हैं ताकि कोई किसी को परेशान ना करे, और एक लोगों का ग्रुप भी था जो कि वहाँ पर खड़े होकर सभी लोगों को एंजॉय करता हुआ देख रहे थे। वो लोग बात ही कर रहे थे। तभी कुछ लड़के एक लड़की के पीछे उसे सिस्टर इन लॉ बोलते हुए चिल्लाते हुए घूमने लग जाते हैं। तभी उन 3 आदमियों में से हेजी, जो कि उस लड़की का पति था, वो वहाँ पर आता है और उसे साइड में बात करने के लिए लेकर जाता है। इस लड़की का नाम जाओ है। उसका हस्बैंड हेजी उससे बोलता है कि कैसे उसके इंडिसेंट कपड़े बाकी आदमियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो सुनकर जाओ यहाँ पर अपना स्टैंड लेते हुए बोलती है कि कुछ भी इंडिसेंट नहीं है, ये तो सब लोगों की नज़र का कमाल है। उसे जो भी पहनना है वो उसे पहनने के लिए एकदम फ्री है। इसी बीच होंगजुन अपने बाकी दोस्तों के साथ स्केटिंग ग्राउंड के बाहर शाओ और गुओ का वेट करता है। तभी वहाँ पर गुओ आ जाता है। गो की शक्ल पर लगी हुई चोट देखकर सभी पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वो नॉर्मल एक्सीडेंट का नाम देकर चीज़ को टाल देता है। फिर होंगजुन उसे उसके और शाओ के स्केट्स देता है जो कि उसने अंकल की दुकान से उठाए थे और पैसे नहीं लेने वाला होता।
फिर भी गुओ उसे पैसे देता है क्योंकि होंगजुन की फैमिली इतनी वेल ऑफ नहीं होती और फाइनेंशियली सफ़र कर रही थी। पैसे देता हुआ देखकर होंगजुन गुओ को थैंक यू बोलता है क्योंकि वो और शाओ पिछले कुछ महीनों से उसकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे। अब इन लोगों की बातें जैसे ही ख़त्म होती हैं तो ये सभी लोग फिर अंदर चले जाते हैं ग्राउंड में। बाकी सभी लोग आराम से स्केटिंग कर रहे थे। हेजी के फ्रेंड्स यहाँ पर होंगजुन की आर्मी से होने के कारण उसे बुली करते हैं और उसकी हैट ले लेते हैं। अब हैट लेने के लिए होंगजुन अपने बाकी दोस्तों के पास जाता है। तभी वहाँ पर हेजी का धीरे धीरे पूरा ग्रुप आने लग जाता है और ये लोग कम पड़ जाते हैं। उतने में ही बाहर गुओ को शेंग मिलता है और उसे बताता है कि कैसे होंगजुन को बुली किया जा रहा है। शाओ सबसे पहले तो यहाँ पर प्यार से हैट मांगता है, पर ना देने पर उन लोगों की तू मैमे हो जाती है और वो लोग बात करते हैं कि कैसे ये उनकी टेरिटरी है। बात यहाँ पर इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई चालू होने वाली होती है। तभी वहाँ पर पुलिस आने लग जाती है। पुलिस को देखकर हेजी और उसके दोस्त निकल जाते हैं और शाओ ने चैलेंज करता है कि वो अपने भाई की कैप उनकी टेरिटरी से उड़ा ले जाएगा। रात को अब शाओ और उसके बाकी दोस्त बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग हैट को रिट्रीव करेंगे, जिसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि हेजी एक बहुत ही बड़ा गुंडा जैसा है और उससे भिड़ना उन्हें बहुत ही भारी पड़ सकता है। पर शेंग यहाँ पर उन सबको मोटिवेट करता है कि वो जो भी हो, उन्होंने उनके दोस्त को बुली कैसे किया और सभी को उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन गुओ और शेंग प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। प्रैक्टिस करते करते शेंग पूछता है कि उसके फेस पर क्या हुआ है, जिस पर गुओ बताता है कि कैसे आज उसने एक सुंदर लड़की को देखा और उसी चक्कर में उसे लग गई। शेंग फिर यहाँ पर बोलता है कि उसके डैड के कुछ इश्यूज़ के कारण वो जल्दी आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, पर गुओ को कर लेना चाहिए, उसका वेट नहीं करते रहना चाहिए। जो सुनकर वो बोलता है कि जो भी हो वो दोनों साथ में ही आर्मी में जाएंगे और सोल्जर्स बनेंगे। उन्होंने बचपन में प्रॉमिस किया था और फिर ग्राउंड से निकल जाते हैं। वो दोनों पहले शेंग के घर पर जाते हैं ताकि वो गुओ को दवाई लगा सके। तभी उसकी दीदी बताती है कि कैसे गुओ की मॉम उनका वेट कर रही थी और वो उसे ढूंढ रही थी। अब शेंग के रूम में वो गुओ के लिए उस लड़की की पेंटिंग बनाने लग जाता है और बोलता है कि इस बर्थडे पर वो उसको यही गिफ्ट देगा और उसको उस लड़की को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। शेंग का बनाया हुआ पोर्ट्रेट भी उस लड़की की तरह ही था और दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि ये पोर्ट्रेट वो आइस स्केटिंग ग्रुप में लगा देंगे। जो भी जानता होगा वो हेल्प कर देगा और इससे एक ही तीर से दो निशाने हो जाएंगे। पहला ये कि उसे एक ब्यूटीफुल फेरी मिल जाएगी और हेजी गैंग से भी छुटकारा मिल जाएगा। वो फिर घर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उससे बात करने के लिए बोलती है और समझाती है कि अगर अब फिर से शेंग के डैड का इशू सॉर्ट नहीं हुआ है तो उसे अनलिस्ट होना पड़ेगा आर्मी में, क्योंकि शेंग के चक्कर में गो 2 बार पहले ही एप्लीकेशन छोड़ चुका है। उसके बाद उसके बर्थडे पर अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए भी पैसे देती है। अगले दिन अब ये लोग उस पोर्ट्रेट को स्केटिंग ग्रुप के बाहर लगा देते हैं और लिखते हैं कि जो भी इस लड़की की इन्फॉर्मेशन देगा उसे गो एक अवार्ड देगा। बाकी उसके दोस्त अंदर हेजी और उसकी गैंग को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर आज उनमें से कोई आया ही नहीं था। सेन फिर गुओ के घर पर आता है जहाँ उसकी बहन जो कि आर्मी में है वो आई होती है। उसके आने से उसकी मॉम को थोड़ा सा वियर्ड लगता है क्योंकि उसके और उसके हस्बैंड चेन टाओ के कुछ रिलेशनशिप में इशू चालू होता है। उसकी मॉम पूछती है पर वो उस कन्वर्सेशन को इग्नोर करके अपनी दोस्त का कॉल अटेंड करती है जो कि और कोई नहीं बल्कि टाओ होती है। वो दोनों बचपन से दोस्त थे और दोनों स्केटिंग के लिए जाने का प्लान करते हैं। गुओ की बहन फांगजी भी अब फिर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। शाम के वक्त अब गुओ के सारे दोस्त और फांगजी रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते हैं जहाँ पर सारे लोग फ्रेंडली तरीके से फांगजी को परेशान करते हैं। जहाँ पर फांगजी शेंग को बोलती है कि उसे गुओ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंसेयर है और उसने बचपन से शेंग के पीछे पीछे घूमने के अलावा और कुछ नहीं किया है। शेंग फिर टोस्ट करते हुए बोलता है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा। सभी लोग अब ऐसे ही इंजॉय करते हैं और ड्रिंक करते हैं। अगले दिन अब सभी लोग इंक्लूडिंग फांगजी स्केटिंग ग्राउंड में जाते हैं स्केटिंग करने के लिए, जहाँ पर वो अपनी दोस्त टोंग को भी सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। शेंग को तो वो पहली नज़र में यहाँ पर कुछ पसंद आने लगी थी, जहाँ पर वो उसे हैंडशेक करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। दोनों लड़कियाँ अंदर चली जाती हैं और गो को शेंग के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर उसका इंटरेस्ट समझ में आ गया था। सभी लोग अच्छे से स्केट कर ही रहे थे कि तभी गो को उसकी मिस्टीरियस गर्ल स्केटिंग करते हुए ग्राउंड पर दिखाई देती है। तभी उन दोनों को समझ में आता है कि वो लड़की भी हेजी की गैंग की है। ये दोनों तो अब यहाँ पर उस लड़की को स्केटिंग करता हुआ देखते रह जाते हैं और शेंग को लगता है कि ये वही लड़की है जो कि उसे लाइब्रेरी में मिली थी। दोनों उस लड़की को देखने में इतना खो जाते हैं कि उसका दोस्त उन्हें आवाज़ देता है और बताता है कि उस लड़की का इस ग्रुप से कुछ लेना देना है
और कहता है कि इस लड़की के चक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा भी है। दूसरी ओर से हेजी और उसके साथी इनके ग्रुप के पास आते हैं और हैट वाला मैटर साइड में रखने को बोलकर पूछने लग जाते हैं कि इस लड़की की फ़ोटो किसने लगाई थी और ये गो कौन है। बहुत देर तक उनके पूछने पर कोई भी जवाब नहीं देता। इतने में शेंग बोलता है कि मैं हूँ गो, बताओ क्या हुआ है। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है और दोनों गो और शेंग को एक लुक देकर चली जाती है। हेजी अब उन दोनों को धमकाता है और बोलता है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि उसका भाई डियान इस लड़की को पसंद करता है। जैसे ही हेजी ये बोलता है तभी शेंग वहाँ से निकलकर उस लड़की के अराउंड और उसके साथ स्केटिंग करने लग जाता है। सभी लोग उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं। वो लड़की अब रुककर अपनी गैंग के पास चली जाती है और उसके पीछे पीछे शेंग भी उसे सपोर्ट करने के लिए। फिर उसके दोस्त भी पीछे पीछे जाते हैं। शेंग अब यहाँ पर टियान से हेड्स अप भिड़ने की बात कहता है और उन दोनों की ग्रुप में तू मैं हो जाती है। इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वहाँ से उन्हें ग्रुप्स हटाने को बोलती है। ये सुनकर वहाँ से सभी लोगों को खाली करना पड़ जाता है। पर जाते जाते टियान शेंग को जगह और टाइम बता जाता है फाइट करने के लिए और बोलता है कि जितना चाहिए वो उतने लोग लड़ाई के लिए लेकर आ सकता है। शेंग के बाकी दोस्त पूछते हैं कि उसने क्या बोला, जिस पर वो बताता है कि फाइट के लिए वो टाइम और जगह बताकर गया है। अब स्केटिंग ग्राउंड से साइकिल निकालने के बाद सभी को लगता है कि वो पर्सन गो है, पर टियान यहाँ पर क्लैरिफाई करता है और कहता है कि वो गो नहीं है बल्कि कोई और है। फिर वो होंगलिंग से पूछता है कि क्या उसे उस पर्सन को जानने में क्यूरियोसिटी है, तो इस पर वो हाँ बोलती है। अब शाम हो जाती है और एक आदमी बॉस को जाकर बताता है कि आज उसने टियान को कुछ लड़कों से ग्राउंड में भिड़ते हुए देखा था, इस वजह से उसको उसे वहाँ से निकालना पड़ा। इधर शेंग घर पे आकर ये सोचने लग जाते हैं कि क्या वो लड़की वही है जो कि उसे लाइब्रेरी में मिली थी। यही सोचते सोचते वो सुबह उठता है और फिर उस लड़की के बारे में सोचने लग जाता है। वो भी अपने घर में अपने कमरे में बैठे बैठे उस लड़की शेंग और उसके बारे में सोचता है। फिर वो अपनी बहन को भी सी ऑफ करने के लिए जाता है, जिसके बाद इन लोगों का फ्रेंड ग्रुप बैठकर यही सब बातें कर रहे थे कि आगे क्या करना है। वो बोलता है कि वो माफ़ी मांग लेगा और कहेगा कि वो पर्सन मैं ही हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस वजह से किसी और को इशू हो। एंडिंग में सभी लोग बोलते हैं कि वो लोग वही करेंगे जो कि शेंग कहेगा। तभी दरवाजे पर कोई आता है। वो जैसे डोर खोलता है तो वहाँ पर होंगलिंग आई हुई थी। वो उससे पूछती है शेंग कहाँ पर है। उसके बाद शेंग से अकेले में बात करने के लिए उसे रूम में लेकर जाती है। रूम में जाने के बाद वो उसे लड़ाई करने जाने से मना करती है और बताती है कि वहाँ पर टियान भी नहीं आएगा, ये चीज़ यही सॉल्व हो जाएगी। तभी शेंग ईगो में आकर बोलता है कि एक लड़की उन लोगों को प्रोटेक्ट करने आई है। वो लोग बात करते हैं। तभी लिंग बोलती है कि उसे जेन्युइनली कौन पसंद करता है। तब शेंग बताता है कि तुम्हें मेरा दोस्त गो पसंद करता है और मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी शेंग उसे एक लेटर देता है जिसमें वो मेंशन करता है कि कल वो लोग किस टाइम पर मिलेंगे। लिंग के वहाँ से जाने पर सभी लोग शेंग से पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वो बोलता है कि वो उन लोगों को आने से मना कर रही थी। शेंग अब बोलता है कि अगर सिर्फ उसकी बात होती तो वो एक बार भी नहीं सोचता माफ़ी मांगने से, लेकिन बात यहाँ पर उसके भाइयों की है, उनकी रिस्पेक्ट की है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। सब लोग ये सुनकर और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं फाइट करने के लिए और शेंगी बोलकर चला जाता है कि वो सिग्नल और टाइम बता देगा। दूसरी तरफ शेंग का नोट रिसीव करके टियान रेडी हो जाता है और लिंग को घर पर छोड़ते हुए पूछता है कि क्या उसे शेंग इतना पसंद है, क्योंकि उसने कभी टियान को किसी भी फाइट से नहीं रोका, जो भी उसने उसके लिए अभी तक फाइट किया उसमें, लेकिन अब वो शेंग को रोक रही थी। पर वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती और सीधा कह देती है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले से ही क्लियर करके रखा हुआ है, मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ इसीलिए रहती हूँ ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। सीन अब शेंग पर आता है जो कि जा रहा था कि तभी उसे ली शेंग का आदमी रोक लेता है और उसके पास मिलने चलने के लिए बोलता है। पहले तो शेंग मना कर देता है, पर फिर उसे वहाँ पर मिलने जाना पड़ जाता है। शेंग जब लियू से मिलता है तो वो उसे फ्रेंडशिप का हाथ मिलाता है और बोलता है कि टियान और लियू बहुत पुराने राइवल्स हैं और ली यहाँ पर शेंग की हेल्प करेगा उसे उसको टेक डाउन करने में। शेंग को जब पता चलता है कि उसे फाइट का एड्रेस भी पता है तो उसे यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी वियर्ड लगने लग जाती है और वो वहाँ से ली का प्रपोजल ठुकरा कर चला जाता है। ली उसके जाने से पहले उसे बोल देता है कि अगर यहाँ से वो उसका प्रपोजल ठुकरा कर चला जाता है तो आज से उसका एक और दुश्मन होगा। पर शेंग उसकी बात नहीं सुनता और स्माइल करके चला जाता है। शेंग को ऐसे निकलता हुआ देखकर ली का आदमी उसे मारने जाने का सोचता है, जिसे रोककर ली बोलता है कि वो पुलिस स्टेशन में एक अनोनिमस मैसेज पहुंचा दे कि इस जगह पर एक ग्रुप फाइट होने वाली और टाइम भी बता दे।
जैसा ली बोलता है उसका आदमी वैसे ही एक लेटर पहुंचा देता है और सभी लोग फाइट के लिए लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं। शेंग भी अपने एक जान पहचान के गुंडे जिसका नाम श्रिम्प है उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे समझाता है कि उसने लड़ाई वगैरह सब बहुत ही पहले छोड़ दिया है और वो लाइफ में मूव ऑन हो गया है। वो शेंग को भी यहाँ पर समझाता है कि इन चीज़ों से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि लाइफ इन सब से अलग है। वो बताता है कि कैसे उसने अपने भाइयों को जेल के हवाले होते हुए देखा है और इन लड़ाइयों में कितने इंजर्ड देखा है। वो उसे ये भी समझाता है कि अगर बातों से या फिर हार मानने से चीज़ें सॉर्ट आउट होती है तो वही बेटर होता है। शेंग को उनकी बातें छू जाती हैं। रात में अब सभी लोग शेंग का उसके घर में वेट कर रहे थे। सभी लोग उसके ट्यान से भिड़ने के आइडिया को लेकर बहुत ही स्केप्टिकल होते हैं। वो लोग गुओ को ब्लेम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर शेंग आ जाता है और सभी को गलत जगह और गलत टाइम आने को बोल देता है ताकि वो अकेले ही चीज़ें हैंडल कर ले। अब रात हो जाती है और टियान की गैंग उन लोगों के आने का वेट कर रही थी। साथ ही साथ पुलिस भी चुपकर खड़ी होती है ताकि वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ पाए। तीसरी जगह लिया और उसका आदमी भी होता है जो कि उधर सब कुछ देखने के लिए आए हुए थे। सभी लोग वेट करते करते थक जाते हैं। तभी वहाँ पर शेंग अकेला आता है और ग्रुप फाइट के लिए डिफीट एडमिट करता है। इसके बदले वो टियान को एक डुअल मैच के लिए चैलेंज करता है। टियान भी उसका कॉन्फिडेंस देखकर ऑलमोस्ट हाँ कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बाकी उसके दोस्त अपने साथियों को लेकर आ जाते हैं। उन लोगों के आने के बारे में शेंग को नहीं पता था क्योंकि उसने उन लोगों को सब कुछ गलत बताया था। शेंग यहाँ पर टियान को विश्वास करने को बोलता है और उसके दोस्तों से पूछता है कि उन्हें यहाँ पर आने का कैसे पता चला। तब होंगजुन बोलता है कि उसे इसके बारे में ली ने बताया। वो टियान को यहाँ पर भरोसा दिलाने लगता है पर टियान के लोग मानने से मना कर देते हैं और वो दोनों ग्रुप भिड़ने ही वाले थे कि तभी शेंग उन्हें रोक देता है। वो फिर उन्हें एक डुअल मैच के लिए चैलेंज देता है जिसके लिए टियान मानने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक और साइकिल आती है जिसमें लियान दोंग होते हैं टियान के सीनियर। वो आते ही होंगजुन के बारे में पूछते हैं और उसे अपनी हैट दे देते हैं। उससे अपोलोजाइज करते हैं उनके जूनियर के बिहाफ पर क्योंकि उन लोगों को उसे बुली नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो उस लड़ाई को वहीं पर ख़त्म करने की बात करते हैं और दोनों ग्रुप्स को समझाते हैं। तभी शेंग उन्हें वही कैप वापस देता है और अपोलॉजी करने से मना करता है। वो बोलता है कि वो उनके लिए भी सीनियर है। फाइनली अब दोनों ग्रुप्स में पीस हो जाता है और वो लोग सोचते हैं कि आगे से कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। उतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है सभी को पकड़ने के लिए। वो वहाँ पर आकर पूछते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो ये लोग बोल देते हैं कि वो तो बस फ्लैग होस्ट देखने के लिए आए थे। उन लोगों की बात पर भरोसा ना होने के कारण पुलिस उन लोगों की चेकिंग करने लगती है पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। आखिर में पुलिस टियान, लियान दोंग और शेंग को अपने साथ स्टेटमेंट देने के लिए ले जाती है और बाकियों को अपने घर जाने देती है। स्टेटमेंट देने के बाद टियान और शेंग को लियान अपने घर पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर खाना खिलाते हैं। लियान यहाँ पर इन लोगों के लिए ड्रिंक्स का भी इंतज़ाम करते हैं। अब जैसे ही लियान कुछ और खाना लेने के लिए जाते हैं तो इस बीच टियान शेंग को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने ही ऑलरेडी वेपन्स ना लाने के लिए हेड्स अप दे दिया था। शेन फिर लियान के पुराने फोटोज़ देखकर उनके आने के बाद उन्हें प्रेज़ करता है जिस पर लियान कहते हैं कि अभी तो वो सब कुछ भूल चुके हैं और ड्रिंक करते वक्त सबसे पहले लियान शेंग के लिए टोस्ट करते हैं क्योंकि यूजुअली जहाँ से शेंग है वहाँ के लोग बहुत ही प्राइड ओरिएंटेड होते हैं और झुकने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं रहते। पर शेन उन लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है और समझदार भी। वो लोग फिर टोस्ट रेस करके ड्रिंक भी करते हैं। सीन फिर लिंक पर आता है जो शॉप से अपने घर के लिए कुछ लेकर चली जाती है। वो सोच में डूबी हुई थी। इधर सोच में डूबे हुए गुओ को भी उसकी मॉम इन्फॉर्म करती है कि कल उन लोगों को टोंग के घर जाना है तो वो अच्छे से रेडी हो जाए और हेयर कट सब करवा ले। इन सब में गुओ का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उसके दोस्त के दिए हुए होंगलिन के एड्रेस को लेकर बाहर निकल जाता है। वहीं ड्रिंक करते करते शेंग लियान से यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार्शल आर्ट सिखा दे क्योंकि बचपन से ही उसका आर्मी में जाने का बहुत मन है पर कुछ इश्यूज़ की वजह से उसका जाना नहीं जाना कन्फर्म नहीं है। पर फिर भी वो अपने देश के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहता है ताकि वक्त आने पर वो कुछ हेल्प कर सके। लियान उससे बोलता है कि वो उसे सिखाएगा लेकिन उसके लिए इसे बहुत ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा वरना वो उसे पनिश करेगा। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होंगलिंग वेजिटेबल ट्रक से वेजिटेबल्स उतारने का काम कर रही थी। उसे इतनी ठंड में बिना ग्लव्स के काम करता हुआ देखकर शॉप के एम्प्लॉयर उसे अपने हैंड ग्लव्स देता है और इससे हमें पता चलता है कि होंगलिंग की फैमिली सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी डैड की डेथ के बाद और कैसे वो साइड जॉब्स और पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। वहीं गुओ जो कि होंगलिंग का घर ढूंढने निकला था वो उसका घर देखकर शॉक हो गया था। उसे लगता था कि होंगलिंग का इतना एटीट्यूड है तो वो तो बहुत ही रिच फैमिली से होगी
लेकिन उसके अजम्पशन उसका घर और उसकी हालत देखकर ही समझ में आ जाती हैं। होंगलिंग फिर कुछ कैबेज लेकर लियान के घर डिलीवर करने जाती है और कैबेज उठाने में हेल्प करने के लिए लियान बाकी दोनों को बुलाते हैं। होंगलिंग यहाँ पर शेंग को देखकर शॉक हो जाती है और फिर उसे मिस्टर लियान अंदर लेकर जाते हैं। शेंग और टियान बाहर कैबेज सेट कर रहे थे। तभी टियान बताता है कि जब से होंगलिंग के फादर की डेथ हुई है तब से वो बहुत ही सफ़र कर रही है। ऐसा कोई पार्ट टाइम नहीं होता जो कि वो ना करती हो। उसने उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है। टियान को उसके लिए काफ़ी बुरा भी लगता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। ऐसे ही उसे साइलेंटली सपोर्ट करते करते टियान को वो अच्छी लगने लगी। पर जिस लुक से लिंग शेंग को देखती है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसे कहीं ना कहीं शेंग पसंद है ना कि गुओ। इसीलिए अब वो तीनों ही आपस में सॉर्ट आउट कर ले क्योंकि टियान इस सब से अब बाहर है। ये दोनों अब जैसे ही अंदर आते हैं तो सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं। शेंग यहाँ पर लिंग के हाथ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर रात में उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। घर पहुँचने के बाद होंग पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, पर शेंग उसे कुछ भी नहीं बोलता और चुप कर इनकी बातें वो सुन लेता है। लिंग के घर में जाने के बाद वो अपनी मॉम को सूप पिलाने वाली होती है। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि ये नाम का एक लड़का आया था जो बोल रहा था कि वो लिंग का दोस्त है और उन लोगों ने बहुत देर बातें करी। उसकी मॉम को बहुत ही पसंद भी आया। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दोनों राइवल ग्रुप की दोस्ती हो जाती है और वो लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं। वो लोग साथ में पार्टीज भी करते हैं। धीरे धीरे लिंग और शेंग की फ्रेंडशिप भी बढ़ने लगती है जिसको देखकर गुओ बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहीं टोंग के घर पर भी उसकी मॉम उसे उसके डैड के कहने पर आर्मी ज्वाइन करने को बोलती है पर वो साफ साफ मना कर देती है ये बोलकर कि उसे डॉक्टर बनना है। वहीं शेंग के घर पर भी उसकी बहन बोलती है कि वो अपने डैड के इशू से दूर चला जाए और आर्मी ज्वाइन कर ले वरना उसकी एज निकल जाएगी। जिस पर शेंग दिलासा दिलाते हैं कि अभी उसके पास बहुत टाइम है और वो सब कुछ छोड़कर अभी डैड के लिए अच्छा मीट बनाए ताकि वो आराम से खा सके। अगले दिन वो खाना लेकर अपने डैड को मिलने के लिए जाता है और स्टार्टिंग में उसके डैड अल्जाइमर की वजह से उसे एक सोल्जर की तरह ट्रीट करते हैं पर बाद में उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के बाद बताते हैं कि वो उनका बेटा है, कोई सोल्जर नहीं। अब ये लोग बहुत ही बातें करते हैं आर्मी के बारे में, उसकी सिस्टर के बारे में और फिर वो निकल जाता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाकी बच्चों को उनकी टीचर होंगलिंग से वायलिन सीखने को बोलती है क्योंकि वो बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छा बजाती थी। उस ट्यूशन के बाहर टियान होंगलिंग का वेट कर रहा होता है और उसकी मैम और उसके बाहर निकलने पर उन टीचर की बटरिंग कर रहा होता है ताकि वो होंगलिंग को अच्छे से ट्रीट करे। घर छोड़ने जाते वक्त टियान होंगलिंग को बोलता है कि वुमेन आर्मी का कुछ इवेंट है, उसे उसकी टिकट्स मिल गई हैं, वो लोग साथ में वहाँ पर जा सकते हैं। पर होंगलिंग चुप हो जाती है। टियान उसे समझाता है कि एक बार उसके डैड का भी मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो होंगलिंग भी आर्मी में जा सकती है, वो टेंशन ना ले। पर वो इस बात को सुनकर सैड हो जाती है। अगली सुबह होंगलिंग अपने वायलिन की नोट्स प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर शेंग आता है उसे हैंड क्रीम देने के लिए। हैंड क्रीम यूज़ करके होंगलिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद बताती है कि वो इसे कब से ढूंढ रही थी पर उसे मिली नहीं है, उसके घर पर रखी है। वायलिन शीट्स को देखकर शेंग पूछता है कि क्या उसे वायलिन बजाना आता है, जिस पर वो हाँ बोलती है और वो क्लासेस भी जाती है। साथ ही ये भी बताती है कि उसकी पूरी फैमिली म्यूजिकली रिच है लेकिन वो अपने घर पर वायलिन बजाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकती, नहीं तो उसके नेबर्स को इशू होगा। ये सुनकर शेंग फिराने का बोलकर कंपाउंड की तरफ भागता है। वहाँ से एक मोटर बाइक लाता है। मोटर बाइक में बैठकर वो होंगलिंग और उसके वायलिन को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लेकर जाता है। वहाँ ले जाकर उन दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वहाँ पर पहुँचकर शेंग होंगलिंग को वायलिन बजाने के लिए बोलता है। वो उसे बजा रही होती है और वायलिन की धुन की तरह शेंग को भी यहाँ पर होंगलिंग के लिए फीलिंग्स आने लग जाती है। होंगलिंग को अप्रिशिएट करते करते शेंग भी उसे माउथ ऑर्गन बचाकर कुछ म्यूजिक सुनाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर रात में पहुँचते हैं और दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि ये दिन उनकी लाइफ के कुछ प्रीशियस मोमेंट का हिस्सा है। अगले दिन फिर जब होंगलिंग अपने वायलिन क्लास में होती है तब उसे बाहर से झांकता हुआ गुओ नजर आता है। गुओ से पूछने पर कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो बहाना बनाता है कि वो तो बस पास में मूवी थिएटर आया हुआ था। दोनों फिर होंगलिंग के घर पर जाते हैं जहाँ पर होंगलिंग को गुओ कैसेट के अंदर एक पॉप सॉन्ग भी सुनाता है। अगली सुबह अब शेंग के घर पर उसकी बहन को होंगजुन हेल्प करता है। तभी उसकी बहन उसे कुछ पैसे देती है और उसकी स्किल्स को अप्रिशिएट करती है। पैसे लेने से जब वो मना करता है तब वो उसे बोलती है कि वो जाकर अपना चश्मा सही करवा ले क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर यीफांग उसे ऐसे देखेगी तो। उतने में वहाँ पर गुओ आता है। गुओ पूछता है कि शेंग कहाँ पर है।
लेकिन उसकी बहन को उसके बारे में पता ही नहीं था। शेंग उसी वेजिटेबल ट्रक के उधर होंगलिंग की हेल्प करता है। वेजिटेबल साथ में उतारने के बाद दोनों घर पर जाते हैं, जहाँ पर होंगलिंग शेंग को खाना भी ऑफर करती है। तभी वहाँ पर ब्रिकेट्स लेकर गुओ भी आ जाता है। गुओ को देखकर शेंग एकदम से शॉक हो जाता है और शेंग को देखकर गुओ भी शॉक था। दोनों यहाँ पर साथ में बैठे होते हैं। तभी होंगलिंग की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। गुओ के जाने के कारण उसकी मॉम यहाँ पर उसकी तारीफ करती है कि वो कितनी हेल्प कर रहा है। तभी शेंग के इंट्रोडक्शन के टाइम पर शेंग अपने आप को यहाँ गुओ का दोस्त कहकर वहाँ से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर होंगलिंग गुओ को बताती है कि उसे कल स्केटिंग करने जाना है। अब घर आने के बाद भी शेंग होंगलिंग की पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं बनती। अगले दिन फिर होंगजुन जब अपने घर पर होता है, तभी येफांग वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि कैसे वो अभी कुछ टाइम तक बीजिंग में ही रहेगी। येफांग ने होंगजुन को बिना क्लासेस के पहली बार देखा था और होंगजुन के क्लासेस खराब हो गए थे, इसीलिए वो खुद ही उन्हें ठीक करने लग जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।